हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। कुछ हमको अंदाज़ा है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 2-3 दिन एग्ज़ाम में बचा हुआ है। पूरे ज़ोर शोर से लग जाइए और तोड़ फोड़ के आइए, ठीक है। तो आज बचा हुआ ईवीएस का आज हम क्वेश्चन करेंगे। ईवीएस का ये डेट होगा आपका 1 फरवरी 2023 का। 1 फरवरी 2023 का ये सेट है और इसका हम आज सारा क्वेश्चन कंटेंट और पेडागोजी को देखेंगे। इसमें छुपे हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख करके लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर 61 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारी को चुनिए। यानी पर्वतारोहण, समझ रहे हैं। पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो पर्वत पे चढ़ते हैं उसको कहते हैं पर्वतारोहण। और उसमें एक ग्रुप लीडर होता है, उसमें एक ग्रुप लीडर, जो एक ग्रुप जाता है उसमें एक ग्रुप लीडर होता है। उसकी क्या क्या जिम्मेवारी है, क्या क्या उसको काम दिया जाता है। आइए सारे ऑप्शन को देख करके छांटते हैं। बाकी सदस्य को सामान उठाने में सहायता करना। ग्रुप लीडर का काम क्या है? सहायता करना, बिल्कुल सही है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। क्या कह दिया ये कि अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और सभी सदस्य को पीछे पीछे चलाना। ऐसा नहीं करना है। अब ग्रुप के साथ चलना है, ग्रुप के साथ चलना है और जब तक हमारा सारा ग्रुप न चला जाए तब तक उसके साथ बने रहना है। बी नंबर ये गलत है कि ग्रुप में सबसे आगे रहना है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही काम, लीडर का यही काम है, ठीक है। डी नंबर है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना। जी नहीं, जो नहीं चढ़ सकता है उसको चढ़ने के लिए हेल्प करना, सहायता करना। ऐसा नहीं कि उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा मेरा ऑप्शन? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ACE। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारा आपका कहाँ का क्वेश्चन था? ये NCERT 345 के NCERT से क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। बहुतों बार ये सवाल आप बना लिए होंगे। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। क्या दिया गया है जी? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यही दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। बोला किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। कितनी मापी है? 9.8 सेंटीमीटर मापी है। यानी कि नक्शा पर 9.8 सेंटीमीटर अगर मापा गया तो रियल में कितना चलेगा ये व्यक्ति। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रही है। क्या बताए थे हम बनाने का तरीका? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया हुआ है तो 9.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 9.8 सेंटीमीटर को क्या करेंगे? 110 से गुना कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए। 11 8 88 का 8, बाकी 8 और 11 नवा 99 8। क्या हो जाएगा जी? 99 8, 99 और 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ऐसे जोड़ना है। 9 8 17 का 7, बाकी 1 1 9 10, 107 और एक जीरो बचा हुआ है, जीरो दे देंगे। एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये दशमलव के साथ जीरो मेरा खत्म हो जाएगा। कितना हो गया? 1078। कितना हो गया? 1078। 1078 आप गया, ये किस में आएगा आपका आंसर? ये आएगा मीटर में। ये किस में आएगा? मीटर में। लेकिन मीटर में 1078 है नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1078 को 1000 से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा जी? 1000 से भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 1.078 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.078 किलोमीटर। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बता दिए हैं मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं और 1000 से भाग दे करके हमारा राइट आंसर आ गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी नंबर। चलिए आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन मैप से क्वेश्चन था। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जिन्होंने इंडियन मैप नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर जाकर के इंडियन मैप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भारतीय नक्शा पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, इंडियन मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए सामने में क्वेश्चन आपका इंडियन मैप से। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सही कथन क्या है? गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। तटवर्ती मतलब होता है किनारा। तटवर्ती मतलब क्या होता है? किनारा, सटा हुआ।
न समुद्र के सटा हुआ। गोवा और पुदुचेरी दोनों कहाँ का है? अरब सागर का है। हम देखते हैं, ये है भारत का नीचे वाला दक्षिण हिस्सा। इधर है आपका कौन सा सागर? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? ये है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। और इधर क्या है आपका? इधर क्या है जी? इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यही आपका। तो क्या था? गोवा और पुदुचेरी। गोवा तो यहाँ है लेकिन पुदुचेरी इस जगह पर है। पुदुचेरी कहाँ है जी? पुदुचेरी आपका यहाँ पर है। तो क्या दोनों अरब सागर पर है? नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी पर है। गलत। गोवा आपका कहाँ है? यहाँ है गोवा। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब की सागर की तटवर्ती है। सही बोला? गोवा बोला बंगाल की खाड़ी, ये गलत बोल दिया। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का है और जबकि गोवा कहाँ से है? गोवा कहाँ से है? अरब सागर से है। ये राइट आंसर है आपका। देख लीजिए आप नक्शा में, आपके पास नक्शा होगा। जिन्होंने नक्शा का क्लास नहीं किया है, आप नक्शा जाकर के पढ़ सकते हैं। कहाँ पर नक्शा पढ़ सकते हैं? हमारे चैनल पर। वहाँ इंडियन मैप का क्लास आपको ईवीएस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंडियन मैप के क्लास का। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी की तरफ है और गोवा अरब सागर की तरफ है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ बढ़ेंगे? लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। क्या पूछ रहा था? गलत धारणा पूछ रहा था। लिंग संबंधी मतलब, लिंग संबंधी क्या होता है जी? जिसमें जेंडर का बात हो। जिसमें किसका बात हो? जेंडर का बात हो। चलिए, लिंग संबंधी के बारे में, गलत धारणा के बारे में पूछ रहा है। आइए गलत धारणा ऑप्शन नंबर के साथ चलते हैं। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। जेंडर मतलब होता है सामाजिक संरचना। जेंडर मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचना। ठीक है, चलिए। यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। गलत पूछा था। लिंग का मतलब क्या होता है? महिला से। लिंग का मतलब क्या होता है? केवल महिला के बारे में बात करना? जी नहीं, केवल महिलाओं को लिंग से क्यों जोड़ा जाएगा? इसलिए महिला गलत पूछा था। क्या पूछा था? गलत कथन पूछा था, इसलिए महिलाओं से संबंधित है। यही तो गलत कथन बोल दिया। यही तो गलत कथन बोल दिया। गलत था, इसलिए ये क्या हो गया? सही। यह एक सामाजिक ढांचा है, ये तो सही राइट ऑप्शन है। यह प्रकृति में गतिशील है, यह भी सही है, लेकिन गलत पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 65 की तरफ। ये भी देखिए इंडियन मैप से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? इंडियन मैप से। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र पाया जाता है? तेल क्षेत्र एक ऐसा भारत का क्षेत्र जहाँ पर तेल का कारखाना है। कारखाना कहने का सेंस ये है कि जहाँ पर तेल, कच्चा तेल निकाला जाता है। जहाँ पर क्या निकाला जाता है? खदानों से कच्चा तेल निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो कहाँ कहाँ निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए नक्शा पर, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। यही राइट ऑप्शन है। असम में तेल क्षेत्र है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में, यही तेल क्षेत्र है। बाद बाकी ये जितना भी ऑप्शन है बी सी डी, ये आपका तेल क्षेत्र नहीं है। राइट ऑप्शन ए। ठीक है, तेल क्षेत्र। असम में भी तेल के कुएं हैं, गुजरात में भी तेल निकाला जाता है, महाराष्ट्र में भी तेल निकाला जाता है मुंबई में, और आंध्र प्रदेश में भी तेल निकाला जाता है। कोई दिक्कत? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। चलिए 66 नंबर देखेंगे। घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों और वर्णों पर विचार कीजिए। घरों के विषय में देखिए, बहुत सारे जगह के घर बता दिए हैं। असम के घर बता दिए हैं, लेह के घर बता दिए हैं, लद्दाख के घर बता दिए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में घर कैसा होता है, हिमाचल प्रदेश में घर कैसा होता है, सब जगह घर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए क्लास में। आज इससे क्वेश्चन बनाने की बारी है। आज इससे क्वेश्चन बनाने की बारी है। देखते हैं 66 में क्या बोल रहा है घरों के विषय में। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है। निचले मंजिल पर हम लोग जानवरों को रखते हैं और ऊपरी मंजिल पर हम लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं।
तो 66 का ए नंबर राइट ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। जी नहीं, बांस के खंभों पर हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में बनाए जाते हैं। बी नंबर गलत हो गया। राजस्थान के गांवों में लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। बिल्कुल सही, गर्मी की वजह से कटीली झाड़ियों वाले घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ताकि वहाँ लोग ठंडा महसूस कर सके। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। जी नहीं, ये हाउस बोट में श्रीनगर के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ घूमने वाले टूरिस्ट रहते हैं, जो घूमने जाते हैं वो वहाँ हाउस बोट में रहते हैं। इसलिए राइट डी नंबर हो गया गलत, क्योंकि बोला अधिकतर लोग। जी नहीं, अधिकतर लोग नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरा? राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एकदम परीक्षा आपका नज़दीक है, एग्जाम नज़दीक है, एकदम दिल तोड़ के लग जाइए, एकदम दिल दिन रात एक कर दीजिए, आग लगा दीजिए एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आए उसको तोड़ फोड़ के रख देना है, ठीक है? एकदम कॉन्सेप्ट सीख करके जाइए यहाँ से। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में, 2000 ईस्वी है, ग्रीष्म ओलंपिक्स हुआ था ग्रीष्म महीने में ओलंपिक्स में। तो वेट लिफ्टिंग जो वजन उठाने वाले को बोलते हैं वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन एनसीईआरटी के नोट से जो आपको कोचिंग में मिला हुआ है। कोचिंग में जो आपको नोट्स दिया गया है वो एनसीईआरटी का जो छोटा पैक बड़ा धमाका दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिए आंसर में क्या हो जाएगा 67 का आंसर। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। कितने मेडल जीते हैं इन्होंने? 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेट लिफ्टिंग में किन्होंने 29 मेडल जीता है? किन्होंने मेडल जीता है ग्रीष्म ओलंपिक्स में 29 मेडल? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। किसने मिल जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। चलिए 68 देखते हैं हम लोग। 68 में ब्रांज किसको कहते हैं? ब्रांज कांसा को। बता दिए हैं कांसा और तांबा में डिफरेंस। ब्रांज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांसा के विषय में आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रांज का उपयोग करते थे। आदिवासी लोग कांसा का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही बात है। ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है। क्या कांसा पीला होता है? देखे हैं शादी सब में कांसा का बर्तन यूज होता है। क्या आप देखें ब्रांज का रंग पीला होता है? नहीं होता है। गलत हो गया आपका ऑप्शन बी नंबर। ब्रांज को यानी कि कांसा को कॉपर यानी तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाया जाता है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, इसको तो पीतल बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है, जिसको ब्रास बोलते हैं। सी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। डी नंबर क्या है? ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व या धातु गहरे खान से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, गहरे खान से निकला ही जाता है। तो ए नंबर और डी नंबर राइट हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए और डी। देखिए तो कहाँ मिल रहा है ए और डी? ए और डी आपका मिल रहा है सी नंबर ऑप्शन में। ए और डी कहाँ मिल रहा है? सी नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़े? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 69 नंबर देखते हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परिवार के बारे में पूछ रहा है। देखिए तो क्या बोल रहा है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति होते हैं। केवल एक रक्त संबंधित ऐसा नहीं है, बहुत सारे रक्त संबंधित। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, सी ग्रुप सब रहता है वहाँ पर। तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता है। जिस बच्चे को आप गोद लेते हैं, क्या उसको आप जिस बच्चे को गोद लेते हैं क्या आप उसको अपने परिवार का सदस्य नहीं मानिएगा? बिल्कुल मानिएगा। यह भी गलत हो गया। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। ये भी गलत हो गया। एक अभिभावक के साथ भी है तो वो परिवार है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। एक आदर्श परिवार वो होता है जिसका विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है, किसी के पास दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी सब रहता है। कोई केवल माँ बाप के साथ रहता है, कोई केवल मामा मामी के साथ रहता है। तो जो जिसके साथ रहता है उसके लिए वो आदर्श परिवार होता है। उसके लिए वो क्या होता है? वो आदर्श परिवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? नए काम की तलाश में मौसमी आवागमन मतलब होता है आना जाना। आवागमन मतलब
आना जाना। और मौसम के समय, जैसे धान के समय में लोग पंजाब चले जाते हैं धान की कटाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो मौसम पर जो आना जाना हो लगा रहता है, लोगों का काम के तलाश में दूसरे जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ऑप्शन अलग से ही, ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं, क्लास में बता दिए हैं। चलिए, एक पहेली दिया गया है। ईवीएस में पहेली क्यों दिया जाता है जी? ईवीएस में पहेली क्यों दिया जाता है? बच्चों को तर्क विकसित करने के लिए, बच्चों को तर्क विकसित करने के लिए। क्यों किया जाता है जी? तर्क विकसित करने के लिए। कोई दिक्कत? इसलिए पहेली दिया जाता है। आइए अपना तर्क विकसित करते हैं हम लोग। क्या है? रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटुड़गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, अपना घर बनाता हूँ। क्या लिखा है जी? मिट गया है यहाँ पर। ऐसे क्लियर है, ये क्लियर है आपका। यहाँ से ही इतना दूर में ही आपका पहली क्लियर है कि रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटुड़गू करता हूँ, गुटुड़गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? बोलो क्या कहलाता हूँ? क्या कहलाएगा जी? आप लोगों को आंसर आ गया होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ पर है घरों में अपना घर बनाता हूँ। कहाँ पर? घरों में। ये है आपका, घरों में अपना घर बनाता हूँ, गुटुड़गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? चलिए ऑप्शन पर बात करेंगे। सबको आंसर पता होगा इसका, सबको आपका आंसर इसका आंसर पता होगा। चलिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में क्या करना है? उस पर विचार करना है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 72 का ऑप्शन पढ़िए। 72 का ऑप्शन क्या पढ़ेंगे? किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती है, केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। उसके बाद देखेंगे, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल राइट, रानी मक्खी तो एक ही होती है, आप लोग पढ़े हैं। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी नहीं, श्रमिक मधुमक्खी छत्ते बनाती है, नर मधुमक्खी का कोई काम नहीं है, ये बैठल रहता है बस। सी नंबर गलत हो गया। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती है। क्या नर मधुमक्खी नाचता है? नर मधुमक्खी नहीं नाचता है, श्रमिक मधुमक्खियां नाचती है। ये गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का। 72 का ऑप्शन आप छांट लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी। शहद में छत्ते केवल कुछ नर मधुमक्खी बनाते हैं। शहद के छत्ते में जो छत्ता बनाता है केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होता है उसमें, और किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है? यानी हम लोग जो खेलकूद कराते हैं बच्चों को, खुद भी खेलते कूदते हैं, इसका लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है? जीतना। यही तो गलत हो गया। जीतना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मानसिक सतर्कता, संरचनात्मक सामाजिक क्षमता, भावनात्मक परिपक्वता, हर जगह से मैच्योर होना, संरचनात्मक बनना, मानसिक सतर्कता यानी कि मानसिक विकास करना, ये सब हमारा खेल का महत्व है। खेल का महत्व जीतना नहीं है। आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो एक लेख लिखे होंगे हिंदी में खेल पर, तो खेल का लक्ष्य जीतना कभी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? खेल में हार जीत लगा रहता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। लक्ष्य हार जीत नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। लक्ष्य जीतना या हारना कभी भी नहीं होना चाहिए। उसमें मानसिक विकास होता है, संरचनात्मक बनता है व्यक्ति, और भावनात्मक परिपक्व होता है। चलिए, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल जो पीने योग्य है। ताजे जल मतलब क्या? जो पीने योग्य है। 97% पृथ्वी का भाग जो है जल से भरा हुआ है, जो कि लवणीय जल है। कौन सा है?
समुद्री जल यानी लवणीय जल, इसको हम पी नहीं सकते हैं, ये ताज़ा जल नहीं है। 3% मात्र जल है जिसको हम पी सकते हैं, इसे ताजे जल कहते हैं। कौन जल कहेंगे? 3% को क्या कहेंगे जी? 3% को कहते हैं ताजे जल। क्या कहेंगे? ताजे जल। और 3% ऑप्शन में है यहाँ पर, 3.2 है और 2.7 है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 2.7 को हम क्या बोल सकते हैं? 3% बोल सकते हैं। 3.2 तो 3 से ज़्यादा हो गया, लेकिन है कितना? 3%, तो 2.7 विल बी राइट। अब आगे देखिए, अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है, आगे देखेंगे क्या है, बीन तथा तुम्बा। बताइए एनसीईआरटी में है कि नहीं ये बीन, तुम्बा, खंजरी जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? बीन तथा तुम्बा जैसे ये वाद्य यंत्र जो होते हैं किस चीज से? लौकी से, कद्दू से, कटहल से, हाथीचक, वनजागरी। वनजागरी बताइए क्या हो जाएगी, क्या होगा जी? 75 का आंसर बताइए। 75 का आंसर आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ लिए हैं, आपका सारा नोट्स में लिखा हुआ है। लौकी से बनाया जाता है। किससे बनता है? लौकी से ही बनाया जाता है। बीन तथा तुम्बा और खंजरी भी, बीन, तुम्बा तथा खंजरी, ये सब किससे बनाए जाते हैं? लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाया जाता है? आपके एनसीईआरटी में सीधा ये लाइन लिखा हुआ है, लौकी से बनाए जाते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी। क्या है ये? ईवीएस पेडागोजी। चलिए, सीखने के रूप में, सीखने के रूप में, लर्निंग एज असेसमेंट, लर्निंग एज असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सीखने के रूप में अवसर प्रदान करता है। आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। सबसे पहले तो सी नंबर ऑप्शन को आप छांट दीजिए। योगात्मक जो है सीखने के रूप में नहीं, बल्कि ये सीखने के रूप में आता है। कब आता है? सॉरी, ये क्या आता है? योगात्मक आकलन सीखने के रूप में नहीं आता है। ये आपका सीखने के रूप में जो आता है, ये आता है आपका रचनात्मक में। किस में आता है? रचनात्मक में। और ये आता है योगात्मक आकलन, साल के लास्ट में आता है, साल के लास्ट में। और सीखने के रूप में जो होता है ये क्लास के दौरान होता है। कहाँ होता है? क्लास के दौरान। और ये क्लास साल के अंत में। तो सी नंबर ऑप्शन को काट देना है। सी नंबर ऑप्शन को क्या कर देना है? काट देना है। और चलेंगे हम सी नंबर ऑप्शन के अलावा सारे ऑप्शन पर बात करने के लिए। सारे ऑप्शन पर देखिए, सी को अगर काट देंगे तो आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, ये सब क्लास में होता है कि नहीं? सहकर्मी आकलन, आत्म प्रतिबिंब मतलब खुद से आकलन, और रचनात्मक प्रतिपुष्टि तो है ही। ठीक है, सीखने के रूप में रचनात्मक प्रतिपुष्टि तो है ही। ए, बी और डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संदर्भित संदर्भ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। एग्जाम हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास होगा आपका। चलिए, आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको ईवीएस पेडागोजी मिल सके। ईवीएस का थोड़ा थोड़ा क्या हो सके, जो भी है इसका कंटेंट उसको मिल सके। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। बताइए, सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन डी नंबर जो है, इस डी नंबर में सारा ऑप्शन आ गया। ऊपर का जितना ऑप्शन है ए, बी, सी, सब ऑप्शन इसमें डी नंबर ऑप्शन में समाहित हो गया। ये टोटल ऑप्शन किसमें समाहित हो गया? डी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी विल बी राइट। क्या बोला? कक्षा 5 में ईवीएस पढ़ाने के लिए क्या सब चीज़ आप ऐड कर सकते हैं पाठ्यचर्या में? पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। आगे बढ़े। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम, केवल सर्वोत्तम नहीं, न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्य, टोटल कार्य, सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियां, एक निश्चित समय अवधि में की गई टोटल गतिविधि को एकत्र करता है। क्या कहलाता है? एकदम दिख रहा है आंसर अलग से ही। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल होता है, पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल होता है जिसमें क्या किया जाता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल होता है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें बच्चे के एक समयावधि में
बनाए गए सभी कार्य, सभी गतिविधि और उनके द्वारा तैयार किए गए जितने भी वो काम करते हैं सभी का एकत्रित रूप लिखा जाता है, एक उसका एक डायरी तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें टोटल गतिविधि बच्चे का लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। 79 क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। ईवीएस को क्या देखा जाता है, पढ़ा दिए हैं, इंटीग्रेटेड लर्निंग पढ़ा दिए हैं, एकीकृत अधिगम, एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, नहीं है सही, सामाजिक विज्ञान मिल गया, विज्ञान मिल गया और पर्यावरण शिक्षा मिल गया। इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया जाता है। क्या ये बताया है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, नहीं है। यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है, समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है, जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है, जी नहीं। राइट आंसर क्या है, एकीकृत अधिगम का क्या मतलब होता है, एकीकृत अधिगम का क्या मतलब होता है, एकीकृत अधिगम का क्या मतलब होता है जी, एकीकृत अधिगम का मतलब होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त होने चाहिए। ऑप्शन ए विल बी राइट, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसी क्वेश्चन में, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, बताइए। ईवीएस के लिए सबसे प्रमुख चीज क्या है, शिक्षक, जी नहीं, छात्र, माता पिता, ये देखिए क्या है, ये पर्यावरण। ये अब ईवीएस का अभिन्न घटक है। कौन सा घटक है, अभिन्न घटक। अगर ईवीएस सीखना चाहते हैं तो बगैर पर्यावरण के ईवीएस नहीं सीख सकते हैं, बगैर पर्यावरण के ईवीएस नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ईवीएस को हम पर्यावरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ईवीएस सीखने की सबसे प्रमुख माध्यम क्या है, पर्यावरण। कोई दिक्कत, चलिए 80 नंबर हो गया आपका। अब 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, सबसे उपयुक्त तर्क ईवीएस कैसे सीखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। क्या ईवीएस कहीं ऑप्शन तो है, कितना प्यारा ऑप्शन है। और आगे देखते हैं, पर्यावरण के महत्व की सराहना करें, बी नंबर ऑप्शन इसी में घुसा हुआ है। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें, छोटा टॉपिक है ये भी इसमें घुसा हुआ है। पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधि में बच्चों को शामिल करें, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ए नंबर सबसे बड़ा पक्ष है। ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, सबसे बड़ा पक्ष है। बाकी के जितने भी ऑप्शन है आपका ए नंबर में सारा ऐड है, क्योंकि लिखा है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने का सराहना करें। बाकी जितना ऑप्शन है ना, ये सब इसमें इन हो गया, सब इसमें क्या चला गया, इन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 82 देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थीम पौधों, क्या है, पौधा पढ़ाना है। क्या थीम है जी, पौधा को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। कहाँ के भ्रमण का संचालन किया, पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, थीम याद रखने में मदद मिलेगी। अरे नहीं भैया, ये याद वूद कुछ नहीं करना है, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। आगे देखेंगे, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सह संबंध करने में मदद मिलेगी। क्या प्यारा ऑप्शन है, डायरेक्ट तो दिख गया। पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी, गलत। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हमारा राइट हो जाएगा, सी हमारा राइट होगा, सी हमारा राइट होगा। क्यों राइट होगा, कक्षा में अधिगम को वास्तविक जीवन दे रहे हैं, वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित कर रहे हैं, राइट सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। 83 देखेंगे। 83 में है मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान क्या पढ़ा रहे हैं, मानचित्र यानी कि नक्शा पढ़ा रहे हैं। जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। नक्शा में आप देखते हैं, टोटल नक्शा में अलग अलग राज्य ऐसे ऐसे विभाजित रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, लाइन से विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखा नहीं दिखती है। जयंती क्या कर रही है, नक्शा पर जो लाइन देखी वो जीवन में जाकर के, रास्ते में जाकर के खोजने लगी। बताइए, चिंतन तो कर रही है, वो क्या कर रही है, चिंतन कर रही है, दिमाग लगा रही है। वास्तविक जीवन अनुभव को
वास्तविक जीवन अनुभव को क्या कर रही है, कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। वास्तविक जीवन को कक्षा से वास्तविक जीवन के अनुभव को कहाँ जोड़ रही है, कक्षा कक्ष गतिविधि से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कक्षा के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। वास्तविक जीवन को कक्षा से नहीं जोड़ रही है। पहले पढ़ी थी नक्शा को, पहले पढ़ी थी किसको, नक्शा को। नक्शा में देखी कि अलग अलग था और जाकर के वास्तविक जीवन में ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा है लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक जीवन के अनुभव को कक्षा की गतिविधि से जोड़ रही है, जी नहीं। और आगे देखते हैं, कक्षा कक्ष गतिविधि हो भी सकता है। आगे देखते हैं, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है। बताइए, कक्षा में जो कुछ भी वो पढ़ी है उसका उच्च स्तरीय चिंतन कर रही है। ये सही है आपका। कक्षा में जो कुछ भी वो पढ़ी है, कक्षा में जो कुछ भी वो पढ़ी देखी, उस पर क्या कर रही है, उच्च स्तरीय चिंतन कर रही है। आखिर ये हमारे रास्ते में क्यों नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे रास्ता जो लाइन खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है नक्शा पर, वो हम रास्ते में जब चलते हैं तो क्यों नहीं दिखता है, ये चिंतन कर रही है। सी नंबर, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति और अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। डी सही है। वो अवलोकन कर रही है, देख कर चिंतन कर रही है और तर्क लगा रही है। आखिर है तो है, क्यों नहीं है, आखिर है तो है, क्यों नहीं है। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। ए भी मार सकते हैं, बी भी मार सकते हैं, सी डी, ये इसमें सारा ऑप्शन आपका सही है, सारा आपको लगेगा सही है। लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका है बी और डी। राइट आंसर क्या है आपका, बी और डी। एक बार ये उच्च चिंतन कर रही है और चिंतन पर तर्क दे रही है। एक बार उच्च चिंतन कर रही है, एक बार चिंतन पर क्या कर रही है, तर्क दे रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। दुर्गा क्या कहती है रानी से, कि पूर्णिमा में जो चांद दिखता है गोल गोल, वो माँ की बनाई हुई रोटी के जैसा गोल होता है। कबीर क्या कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। वो क्या कहता है, मैंने फुटबॉल उछाला है, वही है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करता है। देखिए, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावात्मक और संवेगात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ये सारा बच्चा दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बोल रहा है। संज्ञान से जुड़ा हुआ है ये सब, सारा तर्क, सारा लॉजिक कहाँ से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से जुड़ा हुआ है। दिमाग लगा के कुछ बोल रहा है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संज्ञानात्मक तर्क है इसका, ये संज्ञानात्मक विकास है। चलिए 85 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। अस्थायी है, वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, एक नंबर वाला, सीधा बंद अंत वाला, कैसा है, नहीं। एक दिशा विषयक है, एक दिशा है, नहीं, इसका बहुत दिशा है। अनुभवजन्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ईवीएस का विषय किस पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है, हम जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं अनुभवजन्य बताते हैं, ठीक है, अनुभव दे करके उसको सिखाते हैं, बताते हैं। जया को आज बहुत भूख लगी थी। जया को क्या लगी थी, आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। भूख लगा था और टिफिन खा लिया, क्या करे, टिफिन खाने के बाद उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। स्कूल में क्या बंटने वाला है, मिठाई बंटने वाला है। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। क्या जी, याद आया कुछ, पेवलव का थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी याद आया, पेवलव का कंडीशनिंग थ्योरी याद आया। जैसे ही कुत्ते ने भोजन देखा था, जैसे ही कुत्ते ने कुत्ते के पास घंटी बजाया जाता था, उसके मुंह से पानी आ जाता था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ जैसे ही मिठाई का नाम सुना है किसने, जया ने, उसके मुंह से क्या आ गया, पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनाकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन और अनानुकूलित उद्दीपन। क्या किसके साथ चलिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए, जब पानी आ रहा है इसका मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उद्दीपन नहीं बल्कि प्रतिक्रिया वाला ऑप्शन होगा। क्या वाला ऑप्शन होगा, प्रतिक्रिया वाला। तो जब पानी आ रहा है इसका मतलब प्रतिक्रिया मिल रहा है। तो कब पानी आ रहा है, ऑटोमेटिक पानी आ रहा है कि मिठाई आने के बाद पानी आ रहा है, मिठाई आने के बाद पानी आ रहा है, इसलिए अनुकूलित प्रतिक्रिया, इसलिए अनुकूलित प्रतिक्रिया। और बिना मिठाई के पानी आता तो अनानुकूलित प्रतिक्रिया।
ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अनुकूलित प्रतिक्रिया। मिठाई को जैसे देखा तैसे पानी आ गया मुंह में। चलिए 87 देखेंगे। 87 का क्वेश्चन क्या है जी? 87 का क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ, क्या है 3 के पाठ में? पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषता के आधार पर छू कर बताना था। पौधे की विशेषता के आधार पर क्या करना था? छू करके बताना था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखेंगे। यानी कि पौधे की परी में दीदी ने खेल खिलाया है, उसमें पौधे की विशेषता के आधार पर उसको जाके छूना है, पौधे के अंग को। तो सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान करना। कौन सबसे अधिक पौधा पहचान लेता है? ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए, बी नंबर ऑप्शन क्या है? बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषता से अवगत कराना। बिल्कुल सही था ये। पौधे अपने परिवेश से जोड़ रहा है, पौधे के बारे में विशेषता भी बता रहा है खेल खेल में। राइट आंसर है आपका। बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना विकसित करना। सामूहिकता मतलब ग्रुप में रहने के लिए, ग्रुप में बात करने के लिए, ये विकसित करना। सही है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, बताइए तो, विकसित करना। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन लेना है, प्रतिस्पर्धा देना है, लड़ाई झगड़ा देना है, नहीं देना है। डी नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। डी नंबर गलत हो गया। राइट आंसर हो गया बी और सी। राइट आंसर बी और सी। ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 88 देखते हैं। 88 में क्या है? सही कथन को चुनिए। किसको चुनना है? सही कथन को। ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। जी नहीं, कहाँ से? 1 से 5 तक निर्धारित करता है। कहाँ तक निर्धारित करता है? 1 से 5 तक। यहाँ 1 से 3 दिया हुआ है। सही होगा? नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। बिल्कुल सही है। 1 और 2 के लिए कोई बुक नहीं है। 1 और 2 में किसके माध्यम से पढ़ाते हैं हम? 1 और 2 में हम गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। कोई पुस्तक है क्या 1 और 2 में? नहीं है। ये बी नंबर ऑप्शन सही बोला। बी नंबर क्या बोला? सही बोला। चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन क्या है। आगे देखेंगे ऑप्शन क्या है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। बोला 1 और 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाते हैं। जी नहीं, 1 और 2 में किसके द्वारा पढ़ाते हैं? गणित और भाषा के द्वारा। सी भी गलत बोल दिया। ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। क्या 1 और 2 3 में नहीं पढ़ाते हैं? 1 2 3 में भी पढ़ाते हैं, 4 5 में भी पढ़ाते हैं। डी भी गलत बोल दिया। क्या बोला सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। क्या होगा? सी, केवल बी। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संपर्क का मानचित्रण डैश क्लास में आरंभ होता है। मूल द्विविमीय निरूपण का मतलब होता है, मूल संपर्क मानचित्रण का मतलब होता है किस क्लास में बच्चे को मानचित्र से अवगत कराया जाता है। किस क्लास में बच्चों को मानचित्र से अवगत कराया जाता है, यानी मैप बताया जाता है। किस क्लास में? कक्षा 3 में बताया जाता है। कक्षा 3 में बच्चे को मैप पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? मैप पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 3, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट सवाल है, विषय है क्या? परिवार और मित्र। कौन सा टॉपिक है जी? परिवार और मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है। पढ़ाना है परिवार और मित्र, और उसमें पौधा और जीव को भी पढ़ाया जा रहा है मिला जुला करके। जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि क्या होने वाला है? इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। जरूरी, बहुत सही बात है ये। क्या बात है जी? इस पर बल देना चाहिए कि कैसे मनुष्य का जीवन पेड़ पौधे पर डिपेंडेड है। कैसे मनुष्य का जीवन पेड़ पौधे पर डिपेंडेड है, एक दूसरे पर कैसे आश्रित है, कैसे एक दूसरे से गहरा संबंध है। ये राइट है आपका। बी नंबर है, उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। एक समग्र और समाकलित
बताइए, समग्र मतलब पूरा पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है या नहीं देखता है। समाकलित मतलब इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ। समाकलित मतलब इंटीग्रेटेड और जुड़ा हुआ। वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों दे दिया, क्या दे दिया, वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर क्या है, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। सामाजिक और सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की कहते हैं ना, बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में सिखाना चाहिए, सी भी सही हो जाएगा। विद्यार्थी को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जाए। विभेदन मतलब अलग अलग करने की योग्यता, डी गलत हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जोर से बोलिए आप लोग कमेंट में, ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भेजिए ताकि उसके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और अपना अपना सबका भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।